हिंदी में वाक्य चैप्टर की क्लास में आपका स्वागत है। वाक्य की परिभाषा क्या है? सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह जिसमें कोई भाव स्पष्ट हो उसे वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्द क्या होते हैं? ये दो टाइप के शब्द होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक का मतलब जिसका कोई अर्थ हो और निरर्थक का मतलब है जिसका कोई अर्थ ना हो। जैसे हमें पता है रोटी शब्द, हम जानते हैं रोटी क्या होता है। गति शब्द भी हम जानते हैं गति क्या होता है। तो ये दोनों क्या है? सार्थक शब्द है, इनका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। रोटी को हम राटी बोलने लगे, गति को हम गति या वती ऐसे बोलते हैं ना, गति वती, रोटी राटी खा ले। तो उसमें क्या है, एक शब्द जो है जिसको हम सही प्रोनाउंस कर रहे हैं वो सार्थक शब्द है, और जिसको हम सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं वो निरर्थक शब्द है, यानी जिसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे ये तो शब्दों के माध्यम से हो गया सार्थक और निरर्थक। इसी तरीके से वाक्य में भी होता है। जैसे एक वाक्य है, करो दरवाजा कृपया बंद। यहाँ पे वर्ड जो है, वर्ड तो सही लिए गए हैं, पर इसको क्रमबद्ध तरीके से नहीं दर्शाया गया है। अगर इसको हम क्रमबद्ध तरीके से दर्शाएंगे तो इसका सार्थक क्रमबद्ध क्या हो जाएगा? कृपया, कृपया दरवाजा बंद करो। तो ये क्या है, एक सही सेंटेंस, सही वाक्य बन पा रहा है। तो क्या बोलते हैं कि सार्थक शब्दों का जो क्रमबद्ध समूह होता है उसको ही वाक्य कहते हैं, जो एक कोई भाव प्रकट करता हो। वाक्य दो भागों में बांटा गया है वाक्य को। पहला संरचना यानी रचना के आधार पर 3 प्रकार से, और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार से। तो रचना के आधार पर 3 प्रकार कौन कौन से हो गए? पहला है सरल या साधारण वाक्य, दूसरा है मिश्र या मिश्रित वाक्य, और तीसरा है संयुक्त वाक्य। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार से है। पहला है विधि या विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, और आज्ञावाचक और विस्मयवाचक। पांचवा है संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और प्रश्नवाचक। तो ये 8 प्रकार के वाक्य अर्थ के आधार पर बताए गए हैं। पहले पढ़ लेते हैं रचना के आधार पर जो 3 वाक्य मैंने बताए हैं, 3 प्रकार। सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है? वे वाक्य जिनमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उन्हें सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। अब मेन बात आ गई इसमें, उद्देश्य और विधेय वर्ड आए हैं, तो उद्देश्य और विधेय क्या होता है इसको जान लेते हैं पहले। उद्देश्य क्या है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे मुकेश पढ़ता है, तो यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? मुकेश के बारे में बात हो रही है। तो मुकेश क्या है? यहाँ पे उद्देश्य है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं जो कर्ता होता है वही उद्देश्य कहलाता है। दूसरा है विधेय। विधेय क्या होता है? जो कर्ता को छोड़ के, यानी उद्देश्य को छोड़ के जितना भी पार्ट सेंटेंस में बचता है, वाक्य में जितना भी पार्ट बचता है वो सभी विधेय कहलाएगा। डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो बातें कही जाएं उसे विधेय कहते हैं। जैसे हमने क्या सेंटेंस लिया था, मुकेश पढ़ता है, तो इसमें मुकेश को छोड़ दो, उसके बाद का जो भी सेंटेंस है पढ़ता है, तो पढ़ता है पूरा शब्द क्या हो गया? ये क्रिया का विधेय रूप है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने लड़कों को बुलाया, रमन ने भोजन किया, मेरी पुस्तक लाल है, उसने स्वयं को निर्दोष बताया, मेरा भाई चालाक है, लड़के ने अपना दोष मान लिया, भारत की संस्कृति पुरानी है। इसमें भी सब क्या है? जो डैश, जिनके नीचे डैश लगा रखा है यानी अंडरलाइन कर रखे हैं, ये सभी क्या है? ये उद्देश्य है। बाकी इसके बाद का जितना भी सेंटेंस बच रहा है वो सभी वाक्य में विधेय कहलाएगा। नेक्स्ट है, नोट डाल के लिखा है, यदि उद्देश्य 2 आए तथा विधेय एक ही हो तब सरल वाक्य होता है। जैसे उद्देश्य 2 किस प्रकार से आ सकते हैं? अनिल और सुनील चचेरे भाई हैं, तो इसमें क्या है? अनिल और सुनील 2 उद्देश्य हैं, 2 कर्ता हैं इसमें, उनके बारे में 2 के बारे में बात हो रही है, तो बीच में और शब्द होने से वैसे संयुक्त वाक्य होता है, पर अगर 2 उद्देश्य के बीच में अगर कोई और शब्द आ रखा है तो वो केवल सरल वाक्य में कहलाएगा। ठीक, चचेरे भाई हैं, ये शब्द क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। दूसरा है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य की परिभाषा है, जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक उपवाक्यों से की गई हो, या वे वाक्य जिनमें एक साधारण वाक्य हो तथा उसके अधीन या आश्रित दूसरा उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मतलब एक कोई नॉर्मल सेंटेंस है और एक दूसरा जो सेंटेंस है वो पहले वाले सेंटेंस के ऊपर डिपेंड है, यानी आश्रित है, तो ऐसे सेंटेंस को क्या कहेंगे? ऐसे वाक्यों को मिश्र वाक्य कहा जाएगा। जैसे
जो इनके बीच में जोड़ने के लिए जो शब्द प्रयोग कर रखे होंगे, दो वाक्यों को अगर जोड़ रहा है तो जोड़ने के लिए किन्हीं किन्हीं शब्दों का प्रयोग करेगा। तो जोड़ने वाले शब्द जो होंगे बीच में पहचान के लिए क्या क्या हो जाएंगे, ज्यों, कि, जिसका, जिसकी, क्योंकि, यदि, यद्यपि, जो, सो, वह, जैसे, वैसे ही, जहां, जिसे, जिधर, उधर, जिस प्रकार, उस प्रकार, जब, तब, जैसे ही, उतना, इतना, जिस, जितनी, या इस टाइप के जितने भी शब्द हैं जो दो सेंटेंसों को एक दूसरे के ऊपर आश्रित करते हैं, वे सभी क्या कहलाएंगे, मिश्र वाक्य को जोड़ने वाले शब्द कहलाएंगे। जैसे जब रवि आएगा तब राहुल जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, रवि आएगा, रवि आएगा ये क्या है, एक प्रधान वाक्य है, यानी राहुल किसके जाने पे डिपेंड है, रवि के आने पे डिपेंड है। अगर रवि जाएगा तभी राहुल, मतलब जब रवि आएगा तभी राहुल जाएगा, तो रवि आएगा यहाँ पे ये क्या है, ये प्रधान वाक्य है, और राहुल का जाना वो रवि के आने पर डिपेंड है। तो राहुल का जाना क्या है, एक आश्रित उपवाक्य है, और इनके बीच में जो जब और तब शब्द लिए गए हैं ये इन दोनों को जोड़ने वाले योजक शब्द हैं। मिश्र वाक्य दो उपवाक्य से मिलकर बने होते हैं। पहला हो गया प्रधान उपवाक्य, दूसरा है आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य क्या है, जो उपवाक्य पूरे वाक्य से पृथक करके भी लिखा जा सकता है, किंतु जिसका अर्थ दूसरे वाक्य पर आश्रित ना हो, वो क्या हो गया, प्रधान उपवाक्य हो गया। जैसे जब वह 2 दिन यहां रहा तब वह सबका प्रिय हो गया। तो यहाँ पे क्या है, जो आश्रित वाक्य है, आश्रित वाक्य दूसरे वाला है, तब वह सबका प्रिय हो गया, कब हो गया, जब वह 2 दिन यहां रहा। यानी ये डिपेंड किस पे है, वह सबका प्रिय होने का कारण क्या है, क्योंकि वह 2 दिन यहां रहा। अगर यहाँ 2 दिन नहीं रहता तो वह सबका प्रिय नहीं होता। मतलब दूसरा जो वाक्य है ये बाद में यूज किया गया है, पहला काम उसने क्या किया है, पहला जो प्रधान वाक्य है वो है वह 2 दिन यहां रहा, तो ये प्रधान वाक्य हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस इसके ऊपर डिपेंड है कि वह 2 दिन यहां रहा इसलिए वह सबका प्रिय हो गया, ये आश्रित उपवाक्य। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में इस चैप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि हिंदी में लगभग यूपीएसआई की हिंदी में या यूपी कांस्टेबल में या एसएससी जीडी में सभी में 25-40 नंबर तक की हिंदी आ रही है, मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो हर एक चैप्टर से एक एक या दो क्वेश्चन कंपलसरी आने ही आना है। तो दूसरा है आश्रित उपवाक्य, वाक्य का वह भाग जो वाक्य के मुख्य उपवाक्य पर आश्रित हो वह आश्रित उपवाक्य कहलाता है। जैसे जो व्यक्ति वहां मौजूद था वह मेरा दोस्त था, किसके बारे में बात हो रही है कि कोई उसका दोस्त था, बट वो बता किस रूप में रहा कि जो वहां व्यक्ति उपस्थित था वह मेरा दोस्त था, यानी जो उसका दोस्त है उसी के ऊपर ये सेंटेंस आश्रित है। अगर उसका वो दोस्त ही नहीं होता तो उसके बारे में वो कोई बात नहीं बता रहा होता। तो जो व्यक्ति वहां मौजूद था वह मेरा दोस्त था, तो ये इसमें आश्रित उपवाक्य क्या हो जाएगा, जो व्यक्ति वहां मौजूद था। नेक्स्ट है उपवाक्य के 3 प्रकार होते हैं। पहला है संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य कौन कौन सा होता है, जब आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर आता है तो उसको संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। संज्ञा उपवाक्य के पूर्व की जुड़ा होता है, की शब्द जो है वो संज्ञा उपवाक्य के पहले जुड़ा होता है। जैसे गांधी जी ने कहा कि अहिंसा का पालन करो, तो यहाँ पे जो की शब्द लिया गया है वो संज्ञा के लिए लिया गया है। किसके लिए लिया गया है, गांधी जी के लिए लिया गया है, क्योंकि ये शब्द किसने बोला है, ये गांधी जी ने बोला है। तो गांधी जी ने कहा कि अहिंसा का पालन करो, उन्होंने स्पष्ट किया कि वे क्या चाहते हैं। तो यहाँ पे भी की शब्द किसके लिए लिया गया है, जिन्होंने स्पष्ट किया है, जिसके बारे में बात हो रही है कि उन्होंने स्पष्ट किया, उसके लिए की शब्द का प्रयोग किया गया है। राम ने कहा कि मैं ऑफिस जाऊंगा, तो ये सभी क्या है, ये सभी संज्ञा उपवाक्य हैं। जिन्होंने कहा उसको छोड़ के उनका जो सेंटेंस है वो क्या कहना चाहते हैं वे सभी क्या हो जाएंगे, संज्ञा उपवाक्य, यानी जो कह रहा है उसने क्या शब्द बोले हैं उसके बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट है विशेषण उपवाक्य। विशेषण आपको पता ही है, जो किसी की विशेषता बताएं। डेफिनेशन देख लेते हैं। ऐसे आश्रित उपवाक्य जो मुख्य उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने का कार्य करते हैं तो वे विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे जिन उपवाक्यों से पहले जैसा, जो, जितना, उतना, जिसका, जिसकी, जिसके, जिनको ऐसे शब्द जुड़े रहते हैं उन्हीं में क्या होता है, विशेषण उपवाक्य होता है। जैसे
वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है। तो जो मेहनती होता है यहाँ पे उसकी क्या बता रहे हैं, बच्चे की मेहनत की विशेषता बता रहे थे, इसलिए मेहनती होना यहाँ पे क्या है, विशेषण उपवाक्य है। जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है दुनिया उसका सम्मान करती है। तो दुनिया किसका सम्मान करती है, जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है। तो उसके में व्यक्ति की क्या विशेषता बताएं कि व्यक्ति बुद्धिमान है। तो यहाँ पे विशेषण उपवाक्य क्या हो जाएगा हमारा, जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है। तीसरा है वह लड़का जो कल आया था बीमार है। तो यहाँ विशेषण किसके बारे में बता रहे हैं, किसी ऐसे लड़के के बारे में बता रहे हैं जो कल आया था। तो उसकी विशेषता क्या है कि वह कल आया था, इसलिए ये सेंटेंस भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। तीसरा होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या है, जब आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है। अगर संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है तो केवल विशेषण उपवाक्य कहलाएगा, बट अगर क्रिया की विशेषता बताता है तो क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाएगा। जैसे जिन उपवाक्यों में जिधर, क्योंकि, जब, जहां, यद्यपि, यदि आदि शब्द जुड़ते हैं वे सब क्या कहलाएंगे, क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाएंगे। सेंटेंस देख लेते हैं। जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं। यानी यहाँ पे क्या है, किसकी विशेषता बता रहा है, पानी के बरसने की विशेषता बता रहा है। तो पानी के, जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। नेक्स्ट है हिमांशु ही प्रथम आएगा क्योंकि वह बहुत मेहनती है। तो यहाँ मेहनती किसके बारे में बता रहा है, यहाँ पर उसकी मेहनत की विशेषता बता रहा है कि वह हिमांशु जो है बहुत मेहनती है। तो ये क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य। जहां वह जाता है वहां लोग उसे जानते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, जहां वह जाता है, ये शब्द भी क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण का उपवाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है तीसरा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या है, जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयव द्वारा होता है। जैसे संयोजक अवयव शब्द कौन कौन से हो गए, और, एवं, तथा, वह, अथवा, या, इसलिए, अन्यथा, फिर भी, फलतः, लेकिन, किंतु, परंतु, नहीं तो, वर्ण, अतः इत्यादि। इन सभी शब्द का प्रयोग जहां भी होता है तो वे सभी क्या कहलाते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। और पेपर में संयुक्त वाक्य और आश्रित वाक्य मतलब मिश्र वाक्य, ये दोनों बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो इन दोनों को बहुत ज्यादा डीपली, मतलब एक बार क्लास से, एक बार जो इसका मैं वर्कशीट लेके आऊंगा, तो वर्कशीट में क्या होगा, क्वेश्चन भी होंगे, और क्वेश्चन को जब आप लगाएंगे तो उसके साथ में उसके आंसर भी टिक लगे हुए होंगे। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, अगर हमारी किसी सेंटेंस में कोई गड़बड़ हो रही है तो उसकी जानकारी मिल जाएगी कि ये हमने गलत पढ़ लिया। तो एक बार किताब से, किसी ना किसी बुक से जरूर इसको कंप्लीट कर लें, क्योंकि पैराग्राफ से हम अगर किसी चीज को पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। ऑनलाइन क्लास हम किसी की भी ले लें, उसमें सेंटेंस उतने ज्यादा अच्छे से क्लियर नहीं होगा जितना हम किसी किताब से उसका पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं, क्योंकि हम किसी चैप्टर को बुक में पढ़ते हैं उसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके लिखा होता है। ऑनलाइन में कोई भी टीचर पढ़ाएगा, वो पढ़ाएगा उसकी जो मेन पॉइंट है, जितना हम याद कराने लायक आपको बता सकें उतना। तो इसमें सेंटेंस दे रखे हैं, जैसे तुम यहाँ आते हो तो, तुम यहाँ आते हो, या मैं वहां आऊं। तो यहाँ पे क्या है, या शब्द ले रखा है इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए। ये दोनों क्या है, संयुक्त वाक्य हैं। और संयुक्त वाक्य में ये हो रहा है, दोनों में से एक दूसरा किसी के ऊपर आश्रित नहीं होगा, वो दोनों को आपस में जोड़ रखा होगा। तुम यहाँ आते हो, दूसरा है मैं वहां आऊं। तो यहाँ दोनों के दोनों अपने आप में एक खुद के सेंटेंस है पूरे। नेक्स्ट है रमन गरीब है फिर भी वह ईमानदार है। तो यहाँ पे क्या है, रमन गरीब है, ये एक अलग सेंटेंस है, वह ईमानदार है, ये एक अलग सेंटेंस। खाली इनको जोड़ने के लिए जो शब्द ले रखा है फिर भी, यही खाली इसको संयुक्त वाक्य बना रहा है, वरना दोनों सेंटेंस अपने आप में अलग अलग है। नेक्स्ट है रमेश आगे निकल गया और हरीश पीछे रह गया। तो यहाँ और शब्द की वजह से दोनों सेंटेंस जुड़े हुए ऐसे लग रहे हैं, अदरवाइज हम अगर इसको पढ़े रमेश आगे निकल गया, इतने पे सेंटेंस खत्म हो जाता है। हरीश पीछे रह गया, इतने पे सेंटेंस खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं कहीं पे भी कि ये दोनों सेंटेंस एक ही साथ जोड़ के ही परफेक्ट लग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है मैं बहुत व्यस्त था इसलिए मैं शादी में नहीं जा सका। यहाँ भी वही है, मैं बहुत व्यस्त था, सेंटेंस खत्म। मैं शादी में नहीं जा सका, ये भी एक सेंटेंस खत्म। खाली इसलिए शब्द की वजह से ये सेंटेंस जोड़ा जैसा लग रहा है। आज धूप है परंतु हवा नहीं चल रही है, मैंने उसे समझाया लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। तो आप इन शब्दों से, इन शब्दों को हटा के, जो संयुक्त वाक्य वाले संयोजक अव्यय हैं उनको हटा के, बाकी अगर सेंटेंस को उसको देख पा रहे हैं कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं है, उनका अलग अलग एक मीनिंग पूरा निकल रहा है, तो आप बेफिक्र होकर टिक लगा सकते हैं कि वह संयुक्त वाक्य है। और अगर उसके ऊपर डिपेंड है, जैसे किसी ने बोला
कि मैं वहां समय से पहुंचा इसलिए मुझे ट्रेन मिल गई। तो वहां पे क्या है, बता रहा है कि अगर मैं समय से नहीं पहुंचता तो ट्रेन निकल जाती। यानी दोनों सेंटेंस एक दूसरे पे आश्रित हैं। तो आश्रित सेंटेंस यानी मिश्र वाक्य वाले और संयुक्त वाक्य वाले दोनों में बहुत ही अलग से ध्यान रखना है अच्छे से। और इसके एग्जाम्पल हैं, रात बीत गई तथा सुबह हो गई, वह 2 दिन यहां रहा और वह सबका प्रिय बन गया, रमेश बीमार था फलतः वह विद्यालय नहीं गया, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसे लगता है कि वह उसके लागत से वंचित रह जाता है, रोहन दिल्ली गया वह सुरेश अलीगढ़ गया। यहाँ पे भी क्या है, अगर वह शब्द का प्रयोग ना किया जाए तो दोनों सेंटेंस अपने आप में पूर्ण सेंटेंस है। रोहन दिल्ली गया, सुरेश अलीगढ़ गया, बीच में वह शब्द का प्रयोग करके इसको क्या बना रखा है, संयुक्त वाक्य बना रखा है। जितनी भी मैं ये क्लास पढ़ा रहा हूँ इन सभी के पीडीएफ नोट्स मेरे यूट्यूब चैनल पर, अगर आप पोस्ट वाले उस पर जाएंगे तो सभी के पोस्ट के रूप में सभी की क्लास का पीडीएफ दे रखा है। इसमें पीडीएफ नहीं मतलब ऐसे हर एक पेज के हिसाब से दे रखा है। नेक्स्ट है, ये हो गया हमारे रचना के आधार पर जो 3 प्रकार बताए थे। अब है अर्थ के आधार पर जो 8 प्रकार है। पहला कौन सा था, विधि या विधानवाचक। वे वाक्य जिनसे किसी प्रकार के कार्य के होने या सूचना का बोध होता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन अपने घर जाता है, हम स्नान कर चुके हैं, सूर्य पश्चिम में छिपता है, नदी बह रही है, शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। यानी ये सारे ऐसे काम हैं जो रेगुलर एक इंसान कंटिन्यू करता जा रहा है। ऐसा नहीं कोई भी काम कि पहली बार ही किया है। मोहन अपने घर जाता है, रेगुलर जाता होगा, हम स्नान कर चुके हैं, रेगुलर स्नान करते होंगे, सूर्य पश्चिम में छिपता है, ये भी ट्रूथ है, नदी बह रही है, नदी का काम बहने का, वो भी बह रही होगी, और शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे तो शिक्षक का काम भी क्या है, पढ़ाने का है। तो ये सभी क्या है, विधानवाचक है जो कंटिन्यू प्रोसेस के अकॉर्डिंग चल ही रहे हैं, ये काम कभी रुके नहीं इस प्रकार। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य क्या है, जिन वाक्य से किसी प्रकार के कार्य के ना होने का तथा निषेधात्मक बोध हो, यानी का काम नहीं हो रहा है। कल हिंदी की कक्षा नहीं हुई, बच्चे कल विद्यालय नहीं गए, रमा नहीं नाचेगी, मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा। यानी सब में एक नेगेटिव वाइब आ रही है, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, निषेधवाचक वाक्य हो जाएंगे। नेक्स्ट है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक में क्या है, जिन वाक्य से आज्ञा, अनुरोध और आदेश का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अपना अपना काम करो, मोहन खाना लाओ, मैं अंदर आ सकता हूं, यहीं बैठकर पढ़ो, कृपया शांत बैठ जाओ। ये सभी में क्या है, सब में या तो आज्ञा दे रखी है, आदेश दे रखा है, या कोई अनुरोध कर रखा है, विनती कर रखी है। तो ये सभी क्या है, आज्ञावाचक वाक्य में आ जाएंगे। नेक्स्ट है विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य क्या होते हैं, जिन वाक्य से आश्चर्य, घृणा, शोक, हर्ष आदि का बोध हो वे सभी क्या है, विस्मयवाचक वाक्य कहलाएंगे। इसकी बड़ी सिंपल सी पहचान है, इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है, यानी ये एक्सक्लेमेटरी साइन लगा होता है, एक डंडा लगा होगा, नीचे एक बिंदी लगी होगी, और ये बहुत ही आसानी से पहचान में आते हैं। ये सेंटेंस बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। जैसे वाह हम जीत गए, ओ बड़ा अनर्थ हो गया, अच्छा तुम भी पास हो गए, बल्ले बल्ले हम पुलिस में लग गए। तो ये क्या है, सभी ये इसमें ये साइन दे रखा है एक्सक्लेमेटरी साइन, इसलिए क्या है, विस्मयबोधक या विस्मयवाचक चिन्ह वाक्य कहलाएंगे। नेक्स्ट है 5वां संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्य में संदेह प्रकट हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद वह आए, शायद मैं बाहर चला जाऊं, संभवतः वह सुधर जाए, रमन पढ़ रहा होगा, शायद आज बारिश हो सकती है। इनमें क्या है, सभी में एक उम्मीद लगाई जा रही है, कोई कंफर्म नहीं बोला जा रहा, तो इसलिए सभी क्या है, संदेहवाचक वाक्य कहलाएंगे। लास्ट है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्य में इच्छा, आशीर्वाद या कामना का बोध होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे इच्छा हमारी क्या है, हम किसी चीज की मांगने की इच्छा रखते हैं। जैसे ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे, ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे, तुम्हें कामयाबी मिले, आप जीवन में उन्नति करें। यानी जितने भी प्रकार के आशीर्वाद हैं वे सब क्या हैं, इच्छावाचक वाक्य हैं। 7वां है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्य में किसी संकेत या एक वाक्य किसी दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर करता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि वह जीतेगा तो इनाम मिलेगा, यदि तुम मेहनत करोगे तो वर्दी मिलेगी, अगर बारिश अच्छी होती है तो फसल भी अच्छी होगी। तो यहाँ सभी क्या है, ये संकेतवाचक वाक्य है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो ऐसा होगा। ये आश्रित वाक्य नहीं है, ये संकेतवाचक वाक्य है। इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाए।
नेक्स्ट है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्य में प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह क्या खा रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम खेलोगे, तुम कब जाओगे, जिनमें सभी में क्वेश्चन मार्क का साइन होता है, ये सभी क्या हैं, आपके प्रश्नवाचक चिन्ह या क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। तो इसी के साथ हमारी वाक्य की क्लास कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टॉपिक कल मिलेगा, कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। और जितने भी क्लास करी हैं इनको सभी को, अगर बीच में किसी में समझ में नहीं आता है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। चैनल को शेयर कर देना ताकि और भी जो साथ के बहन भाई हैं सभी को वीडियो मिल जाए। अगर किसी को क्लास ये अच्छी लग रही है, क्लास को लाइक कर देना ताकि मुझे भी पता चल जाए कि हाँ मेरी वीडियो बनाने का थोड़ा बहुत इसका बेनिफिट है, कुछ बच्चों को इसका फ़ायदा लग रहा है। क्योंकि स्पीड से क्लास है, जो बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं निकाल सकते क्लास के लिए, उनके लिए बहुत ही स्पीड से, यानी एक एक चैप्टर 15 से 20 मिनट में ख़त्म किया जा रहा है। वरना ये क्लास लगभग 3 दिन की क्लास है जो मैंने आज इसमें 20 मिनट में कंप्लीट की है। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।